देखिए स्टार्ट किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रभावी कम्युनिकेशन। प्रभावी कम्युनिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, आवाज तो आ रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से भी, व्यक्ति से व्यक्ति का कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी समूह में कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी जो है संस्था का दूसरे संस्था से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी भी स्तर पे जब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो वह कैसे इफेक्टिव होगा या कैसे उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है और कहां कहां इसकी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब कि शिक्षक छात्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो और प्रभावशाली कैसे हो। देखे होंगे हम लोगों ने, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं, बोला था प्रभावशाली वक्ता है, उनकी बात का वजन पड़ता है। मतलब क्या है कि वो शब्दों का चयन अच्छा करते हैं, हाव भाव अच्छा करते हैं, बहुत सारी चीजें शामिल होती है, एक चीज शामिल इसमें नहीं होता है। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए बहुत सारे फैक्टर उसमें अपना रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है, सबसे पहले प्रेषक होता है, क्योंकि उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कहां दिक्कत होती है। प्रेषक होगा, जो मैसेंजर होगा, जो सेंडर होगा या सोर्स होगा। सोर्स क्या करेगा कि वह कोडिंग करेगा, मतलब कि सोर्स के बाद आ जाएगा आपका कोडिंग या संकेतन। जो मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं, चाहे उसको सेंडर भेजना चाह रहा है, चाहे किसी सोर्स से मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे मीडिया के द्वारा कुछ चलाया जाना, तो उसकी कोडिंग करना, मैसेज को सबसे पहले कोडिंग करना, किस भाषा में लिखना है, कैसे लिखना है कि सामने वाला समझ सके उसको। उसके बाद हमारा तैयार होता है संदेश, जिसको हम लोग मैसेज कहते हैं। और मैसेज के बाद यह इंपॉर्टेंट होता है माध्यम, किस माध्यम से भेज रहे हैं, क्या माध्यम के अनुसार हमने मैसेज तैयार किया है कि नहीं तैयार किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीडियम, किस मीडियम से भेज रहे हैं, और मीडियम के बाद जब मैसेज रिसीवर के पास जाता है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि पहले रिसीवर होगा कि फिर डिकोडिंग होगा, लेकिन मैसेज को पहले से समझ लायक बनाया गया है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिकोडिंग बोलेंगे उसको, या कूटा अनुवाद हिंदी में बोल सकते हैं, कूटा अनुवाद, या इसी को इंग्लिश में डिकोडिंग बोलेंगे। कूटा अनुवाद होगा और फिर इसको प्राप्तकर्ता प्राप्त करेगा, रिसीवर। ये क्रम होता है किसका, मैसेज, किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह जाने का, कम्युनिकेशन का ये बेस स्टेप है। अब प्राप्तकर्ता उसको समझ गया, वह चाहे तो प्रेषक को क्या कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, और फिर उसकी प्रक्रिया वही होगी, संकेतन, संदेश, उद्वाचन माध्यम से होते हुए। तो ये फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि, ठीक है, फीडबैक। तो मेन जो चरण होते हैं यही होते हैं, स्टेप होते हैं। अब प्रभावशाली संप्रेषण किसको माना जाएगा, जब प्रेषक के द्वारा जो मैसेज की कोडिंग की गई है, या जो मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं, जो किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, वह उसी रूप में उसको अच्छे से समझ जाए, तो यह संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और प्रभावशाली मानी जाएगी। यदि प्रेषक के संदेश से प्राप्तकर्ता पे प्रभाव पड़ता है,
तो ये प्रभावशाली संप्रेषण माना जाएगा। ठीक है, आप किसी से बार बार कुछ बोल रहे हैं और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैसेज तो भेज रहे हैं आप, लेकिन उसके व्यवहार पर, उसके दिमाग पर कोई उसका प्रभाव नहीं पाए हो रहा है, तो इसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है संदेश वो प्राप्त करते पे असर नहीं चाहता। तो अब आते हैं, देखते हैं हम लोग कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। कहाँ सांस्कृतिक भी होता है, वाचिक भी होता है, अवाचिक भी होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, कल्चरल, ग्रुप, उसके बाद क्लास रूम। तो एक एक करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कार्य करता है और कहाँ जरूरत है क्या करने की। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। इसमें कहीं भी त्रुटि होगी, चाहे माध्यम गलत हो, मीडियम आपका गलत हो, चाहे आपका कोडिंग सही नहीं हो, तो वह जो है मैसेज सही रूप से नहीं पहुंच पाएगा और कम्युनिकेशन सही रूप से पूर्ण माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें जैसे कि वाचिक संप्रेषण। प्रभावशाली संप्रेषण को कई भागों में हम लोग बांटते हैं और एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वाचिक कौशल, वाचिक संप्रेषण, ठीक है, जिसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा होगा नॉन वर्बल, अवाचिक, ठीक है, नॉन वर्बल, कम्युनिकेशन, ठीक है, और तीसरा जो है आपका वह है सांस्कृतिक और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके बाद है सामूहिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन, और लास्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्या है, कक्षा कक्ष या प्रभावशाली कक्षा संप्रेषण। ठीक है, उसको लास्ट में अलग से देखा ही जाएगा, क्योंकि पूरी कम्युनिकेशन की क्लास, ये वाली क्लास हर जगह काम करेगी, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोग जो है उसको अलग से बिल्कुल पढ़ा जाएगा। एक एक करके देखते हैं। वाचिक कौशल की जब बात की जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो वाचिक कौशल का इस्तेमाल कर सकता है। वाचिक कौशल मतलब केवल हम लोग जैसे ही वर्बल बोलते हैं तो लोग समझते हैं मौखिक। वर्बल में मौखिक और लिखित दोनों, मुख के द्वारा अभिव्यक्ति और लिख करके अभिव्यक्ति। तो वाचिक कौशल में दो होते हैं, एक मौखिक, केवल लिखना ही नहीं, समझना है बेटा इसको, तो समझना जरूरी है। मौखिक, मौखिक संप्रेषण, और दूसरा है आपका लिखित संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। क्या दोनों में फर्क क्या है? मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में फर्क क्या है? मौखिक संप्रेषण जो आप बोल रहे हो
वह सामने वाले पर कितना प्रभाव डाल रहा है। क्या आप अपनी बात मना ले रहे हैं कि नहीं मना ले रहे? क्या आप जो है जो बात बोलते हैं वो लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? मतलब कि जो स्टार्टिंग बताया था, सेंडर किसी भी मैसेज की ऐसी कोडिंग करे कि सामने वाला उसको आसानी से समझ जाए। टीचर स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो वह इस तरह से पढ़ाए कि बच्चा आसानी से उसको समझ जाए, तो वो होता है प्रभावशाली मौखिक संप्रेषण। और इसके गलत होने पर उल्टा इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि हमारे एक भोजपुरी में कहावत है, सुने होंगे आप लोग, कि क्या है, ये मुंह पान खला ये मुंह पनही। मतलब कि इसी मुंह से यदि आप अच्छा बोलेंगे, प्रभावशाली रूप से बोलेंगे, तो आपको लोग पान खिलाएंगे, और इसी मुंह से यदि कुछ गलत बोलते हैं आप किसी के लिए, तो हो सकता है पनही मतलब जूता भी खाए। तो कहने का मतलब है यह बहुत ही प्रभावशाली होता है, और इससे ज्यादा प्रभावशाली लिखित होता है। लेकिन लिखित और मौखिक में इतना अंतर है कि यह स्थायी रूप से आपने जो लिख दिया है, स्थायी रूप से जो आपने लिख दिया है, वह एक लिखित दस्तावेज बन गया, प्रमाणित दस्तावेज बन गया। तो यहां शब्दों का, यहां शब्द यदि लड़खड़ाए, मौखिक में लड़खड़ाते हैं शब्द, तो उसको तुरंत संभाला जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति आपके सामने, भाई आमने सामने तो होगा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मीटिंग हो जाएगा मौखिक संप्रेषण का, इसका एग्जाम्पल आपका जो सेमिनार हो जाएगा, वर्कशॉप हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मौखिक संप्रेषण। लेकिन जब लिखित संप्रेषण की बात होती है, तो यहां शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, सही शब्दों का चयन। इसमें हर स्टेप पे आपको ध्यान देने की जरूरत है बेटा, कि संप्रेषण के प्रत्येक चरण पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहां जो है क्या होगा, मैसेज भेज किसको रहे हैं, कौन मैसेज पढ़ने वाला है, उसको किस भाषा में समझ में आएगा। मतलब सारे संप्रेषण के सभी तथ्यों की बारीकी को समझते हुए ये कार्य करेंगे, तो लिखित संप्रेषण थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि आप अपनी बात को सही रूप से, जैसे लिखित परीक्षा है, इसको इसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव परीक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसका कारण यही है कि बच्चा अपने हाव भाव को क्या शब्दों में सही रूप से पिरो करके पहुंचा पाता है, और एग्जामिनर जो उसको चेक कर रहा है, क्या उसके उस भाव को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो यह बच्चे के ज्ञान का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सही माना जाता है। चलो ऑब्जेक्टिव भाई आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। जबकि इस स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। पत्र लिखना, ईमेल लिखना, व्हाट्सअप करना, देखिए बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते, कुछ भी भेज देते, कुछ भी लिख देते। नहीं, प्रभावशाली कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा, आपकी बात को दम तभी माना जा रखा जाएगा जब आप उसका सही रूप से, तार्किक रूप से मैसेज करें। तो लिखित संप्रेषण याद रखिए, इसमें सही शब्दों का चयन, सही किसको भेजा जा रहा, सही कोडिंग, और सही माध्यम का प्रयोग करके लिखित कम्युनिकेशन को पूरा किया जाता है, लिखित संप्रेषण को पूरा किया जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा? जहां भी डाउट हो आप मैसेज कर देंगे, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले दोनों लोग दे देंगे। उसके बाद जो दूसरा है हमारा, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमने बताया मीटिंग होगी, मीटिंग हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, भाषण दिया जा रहा है वो हो सकता है, टेलीफोन पे हम लोग बात, पहले स्टार्टिंग में जब फोन आया था तो बहुत सारे लोग क्लास चलाते थे कि फोन पे बात कैसे करें। आज भी बहुत सारे लोगों को फोन पे बात करने का तरीका नहीं पता।
भोजन करते रहते हैं, फोन लगाए रहते हैं, रास्ते में चल रहे थे फोन लगाए रहते हैं। बात करने का आप बात करें कि सामने वाला बिल्कुल फ्लैट हो जाए, कि कैसी कितना संतुलित बात करते हैं, कितना तार्किक बात करते हैं। तो टेलीफोन के द्वारा या फोन पे बात कर, साक्षात्कार, इंटरव्यू, रेडियो प्रसारण हो रहा है, तो ये सभी चीजें क्या है, मौखिक संप्रेषण का हिस्सा है। लिखित संप्रेषण में जैसे आप समाचार पत्र राइटिंग कर रहे हो, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके भावना, आपके डेटा कलेक्शन का प्रेजेंटेशन है। चाहे कोई चित्र बना रहे हो, उसके भी भाव झलकते हैं। और या ईमेल, सूचना, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन अनकंप्लीट भेजेंगे तो दिक्कत, इनकंप्लीट भेजेंगे तो क्या होगा, वो प्रभावशाली नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, अवाचिक कौशल। अवाचिक कौशल या गैर वाचिक या अशाब्दिक, इसको शाब्दिक भी बोलते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसको शाब्दिक भी बोलते हैं। इसमें मौखिक और लिखित दोनों रहेगा, एक ख्याल रखिएगा। इसको अशाब्दिक बोलते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होता है, इसके अंदर चिन्ह, संकेत, चिन्ह, संकेत, हाव भाव, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, भाव का प्रयोग होता है। एक बच्चा होता है, चुपचाप मुंह लटका करके कोने में, मुंह ऐसे गुस्सा करके कोने में बैठ जाता है, हम समझ जाते हैं कि बच्चा कैसा। उसने बोला क्या, नहीं बोला। माताएं जाकर चुपचाप सो जाती, समझ जाता है गुस्सा है मां, कुछ ना कुछ बात हुआ है। तो कहने का मतलब है ये सांकेतिक हाव भाव है, कि जरूर नहीं यही चीज है। रेड लाइट पे लिखा नहीं होता कि रुकिए, कहीं लिख देते हैं, लेकिन रेड लाइट पे, येलो लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब आप समझते हैं, संकेत है वो। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। उससे हम प्रभावित होते कि नहीं होते। अब मान लीजिए कि पता ही ना हो ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, धड़ाड़ा के चले जाएगा, जहां चाहे वहां जाएंगे, ग्रीन लाइट का पता ना होगा, रेड लाइट का पता ना हो, येलो लाइट का पता हो, रुकेंगे ही नहीं। और रुकेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब। तो कहने का मतलब है अवाचिक संप्रेषण में संकेत, हाव भाव, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो नजर आते हैं, और यह कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें शामिल होती है। कहा जाता है ना जी कि 1000 शब्द बोलिए और एक फेस एक्सप्रेशन। हमने स्माइल कर दिया और उस आपने बोला सर जी मैं कैसा लग रहा हूं, सर जी ने स्माइल किया, और वह चेहरे का एक्सप्रेशन, 100 शब्द उसके बारे में मैं बताता, तुम ऐसे लग रहे हो, तुम ऐसे लग रहे हो, उस सब के बराबर एक स्माइल होगी। तो यह क्या हो गया, कहा जा सकता है कि 100 वाचिक संप्रेषण शब्दों की जगह एक अवाचिक संकेत जो है वो काफी होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और इसको सीखना पड़ता है समाज में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें थोड़ा सा, कि संप्रेषण का एक शक्तिशाली या प्राकृतिक माध्यम है। जैसे जानवर भी होते हैं, देखिए नाराज होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, खुश होते हैं दांत पे उछलने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक माध्यम है या शक्तिशाली माध्यम है ये। प्राकृतिक माध्यम पूछा जाए, नेचुरल मीडियम कौन सा है, तो वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और या सबसे ज्यादा प्रभावशाली पूछा जाए तो प्रभावशाली भी यही है। क्लियर है, नोट करते रहिएगा। अब सबसे पहले इसमें आता है ध्वनि संप्रेषण। एक एक करके देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है ध्वनि संप्रेषण।
ध्वनि संप्रेषण, साउंड कम्युनिकेशन। अब जैसे कि आवाज जब हम निकालते हैं, कोई भी आवाज जैसे बजता है कोई भी, तो जितने भी इन्वायरमेंट में आवाज है उन सबका कुछ न कुछ मीनिंग होता है, चाहे इन्वायरमेंट में हो चाहे ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया हो। जैसे एम्बुलेंस का सायरन और फैक्ट्री का सायरन, स्कूल की बेल, सब तो एक प्रकार से बेल की ध्वनि है, लेकिन सब में अंतर पाया जाता है। पुलिस के सायरन, इमरजेंसी का सायरन, तो सबका सब तो ध्वनियां ही है, लेकिन सबका मतलब अलग अलग है। सब जैसे ही सायरन बजता है आप समझ जाते हो कि ये इसका है, तो कोई इमरजेंसी हुई। तो ये ध्वनि संप्रेषण, ये भी नॉन वर्बल में आएगा। दूसरा है दृश्य संकेत, ध्वनि संकेत भी बोल सकते हैं, दृश्य संकेत। संप्रेषण भी कर सकते हैं और संकेत कर सकते हैं, ध्वनि संकेत। अब दृश्य संकेत कौन कौन से होते हैं? जैसे रेड लाइट का, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ठीक है। जैसे रोड पे आप चलते हो तो बहुत सारे सिंबल बने होते हैं, संकेत बने होते हैं, जिसका मतलब ब्रेकर है, चौराहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है। तो इसको हम लोग ऑटोमेटिक देख करके समझ जाते हैं कि ये जो है इसका मतलब यह है। तो वह मैसेज शब्दों के रूप में नहीं है, वह मैसेज किसके रूप में है? संकेतों के रूप में है। क्लियर है जी? ठीक है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर दिखाई जाता है। और नेक्स्ट है आपका दैहिक भाषा अथवा बॉडी लैंग्वेज। दैहिक भाषा, दैहिक भाषा या इसी को बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण है बॉडी लैंग्वेज। इसकी तो बहुत सारी ट्रेनिंग कराई जाती है। भाव भंगिमा, कहा जाए कि कैसे हम अपने विचारों को भावों में व्यक्त करेंगे। जैसे कि एक पी के साथ मूवी थी, उसमें अच्छा शब्द को बताता है कि अच्छा, थोड़ा सा भाव बदल दिया तो उस अच्छे का मीनिंग बदल जाता है। अच्छा, हमको समझा रहा है। तो कहने का मतलब है कि शब्द को बोलने के साथ साथ यदि आप भाव उसमें शामिल कर रहे हैं, कुछ लोग देखिए समझाते हैं तो हाथ हिलाते हैं, कुछ लोग का एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है समझ जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैसेज जब आप भेज रहे हो, संकेत, हाव भाव, बच्चे, मैं बताया था कि बच्चा जो है जब गेस्ट आता है और मिठाई की प्लेट की तरफ बच्चा जब बढ़ता है, तो माँ का भाव जो होता है या माँ का जो संप्रेषण होता है बच्चे के बीच में, वह भी क्या है, एक प्रकार का सांकेतिक ही तो है, या वह बॉडी लैंग्वेज ही तो है। माँ के बॉडी लैंग्वेज से बच्चा समझ जाता है। या पापा की एंट्री होती है, पिता की एंट्री होती है, बच्चा समझ जाता है कि पापा आज गुस्से में है कि आज सही मूड में है, कब इनसे बात की जा सकती है। तो कहने का मतलब बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में को बढ़ावा देता है। ये सबको सीखा जाना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि जब आप बात करिए तो किसी से आई कांटेक्ट मिला करके बात करिए, ज्यादा हिलते मत रहिए, सर नीचे झुका के बात मत करिए। तो ये सब चीजें क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण जो होता है, ये दो संस्कृतियों के मध्य
के मध्य होता है। जब यह कम्युनिकेशन होता है, यह देखिए होता क्या है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन तब बिगड़ जाता है जब एक संस्कृति वाला दूसरे की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाता। तो जो मैसेज आप भेज रहे हैं दूसरी संस्कृति है, तो पहले उसकी संस्कृति को समझना पड़ेगा। सपोज करिए उत्तर भारतीय यदि दक्षिण भारत में चला जाता है और वहां के कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं हम, तो सबसे पहले वहां की संस्कृति के मूल्य मानदंडों को, वैल्यूज और नॉर्म्स को समझेंगे, तभी हम मैसेज वहां फॉरवर्ड करेंगे, तो वो जो मैसेज आसानी से रिसीव होकर के डिकोड हो जाएगा। तो जब दो संस्कृति आपस में मिले और वहां कम्युनिकेशन हो रहा है, तो प्रत्येक को एक दूसरे की संस्कृति के मूल्य मानदंडों को, वैल्यू नॉर्म्स को समझने की आवश्यकता पड़ती है, तभी जो है सही रूप से संप्रेषण होगा। अदरवाइज वहां संप्रेषण जो है डिफेक्टिव ही रहेगा। कई हम लोग भाषण देखते हैं नेताओं के, जो दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत वाले नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो जब ट्रांसलेटर रखते हैं तो कभी कभी ट्रांसलेटर भी जो है सही नहीं कर पाते हैं, उसका सही ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जो भाव निकल के आता है वो नहीं आ पाता है। तो कहने का मतलब है कि दो संस्कृतियों के मध्य यदि आप संभाषण कर रहे हैं, क्या संप्रेषण की क्रिया हो रही है, तो एक दूसरे की संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं प्रभावशाली संप्रेषण करना। तो नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का ही वृहद रूप है। इसमें व्यक्ति अपने विचार व्हाट्सएप या कोई डिस्कशन ग्रुप बना लेते हैं हम लोग, तो वहां क्या है, अपने विचार रुचि आदि का जो है हम लोग क्या करते हैं, रुचि इंटरेस्ट आदि का हम उसमें क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को हाव भाव से प्रेजेंट भी करते हैं। म्यूजिक आता है, दिखाए, ठीक है, आर्ट आती है, दिखाएंगे, एक दूसरे का केयर आता है, दिखाएंगे, किसी मुद्दे पर चर्चा आती है, करेंगे। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको किसी भी एंगल से एक दूसरे सदस्य को अप्रभावित करें। आप प्रभावित करेंगे ही करेंगे और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करेगा, और तभी जो है इसको प्रभावी संप्रेषण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ग्रुप में भी आपको सिखाया जाता है कैसे ग्रुप में डिस्कशन करें। अब पता चले एक आदमी बोला जा रहा है, दूसरा आदमी भी बोल रहा है, तो सुनेगा कौन? एक आदमी बोल रहा है, सभी लोग सुने, फिर दूसरा बोले, फिर सभी सुने, फिर तीसरा अपने बारी का इंतजार करे। तो कहा जाता है संवाद एक दूसरे से होता है, डिबेट्स होते हैं, वो सभी एग्जाम्पल है सामूहिक संप्रेषण के। यह जो है ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ही कम लोगों में आता पाता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कम होते हैं। एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तभी आप जो है ग्रुप कम्युनिकेशन अच्छा आपका डेवलप हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि जाओ खेलो, समाज में मित्र मंडली बनाओ, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है वो है प्रभावी कक्षा संप्रेषण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लिए होंगे। चलिए अब आते हैं कक्षा कक्ष या कक्षा प्रभावी संप्रेषण। इसको अलग करने की आवश्यकता मैं बताया इसलिए क्योंकि मेन उद्देश्य यही है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण। हाँ, इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए
इफेक्टिव किसी भी क्लास में दो लोग होते हैं महत्वपूर्ण। वैसे तो तीसरा भी मैं बताया था, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीन होते हैं, तीन महत्वपूर्ण, जिसमें कम्युनिकेशन की जब प्रक्रिया होती है, पाठ्यक्रम को अलग कर दिया जाए तो शिक्षक और छात्र के बीच होती है। किसी भी कक्षा के लिए, किसी भी क्लास के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। शिक्षक जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण छात्र है। लेकिन कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षक, क्योंकि उसे निर्धारित करना होता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे बोलना है बच्चे से, बच्चे का लेवल क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उसे शिक्षण कार्य करना होता है। तो केवल प्रभावशाली कम्युनिकेशन केवल शिक्षक के चाहने से नहीं होगा। पहला शिक्षक होगा, दूसरा वहां की कक्षा का इन्वायरमेंट होगा, वो भी प्रभाव डालेगा कम्युनिकेशन पे, और तीसरा जो है वह पाठ्यक्रम कैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा, संदेश भेजा किसको जाना है वो इंपॉर्टेंट है, और शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होगी वो महत्वपूर्ण है, और लास्ट में आपका संदेश को नियत करने वाले सिद्धांत कौन कौन से, किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि शिक्षक जो है, शिक्षकों के लिए कौन कौन सा सिद्धांत है, शिक्षक किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, तो या शिक्षक के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि प्रभावशाली कम्युनिकेशन हो सके। तो शिक्षक से संबंधित सबसे पहले शिक्षक को बालक की समझ होनी चाहिए। बालक कौन से हैं, छात्र कौन से हैं, उनका स्तर क्या है, तो छात्रों को समझने की योग्यता सबसे पहले, छात्रों को समझने की योग्यता। यदि आप प्रभावशाली संप्रेषण करना चाहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चों के साथ करना चाहते हैं, तो बच्चों को समझने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप का बच्चा है, किस एज ग्रुप का बच्चा है, और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, और हमारे क्लास में कौन कौन से ग्रुप के बच्चे हैं और इनके लक्षण कौन कौन से हैं, क्या कुछ अलग है क्या, ये सभी चीजों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है आपको विषय में दक्षता। विषय में दक्षता सेकंड स्थान पर रखा गया है। क्यों? विषय में दक्षता, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट की मास्टरी रहेगी और बच्चों की समझ यदि आपको होगी, अपने स्टूडेंट की समझ होगी, तो आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देंगे, क्योंकि जिज्ञासा को पैदा करना भी काम शिक्षक का है और जिज्ञासा को शांत करना भी शिक्षक का काम है। प्रश्न वह करे ऐसा मोटिवेट करके प्रश्न का उत्तर देना भी शिक्षक का काम है। तो जब तक सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं रहेंगे आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे या बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएंगे, तो वहां आपके और बच्चे के बीच प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्रभावी संप्रेषण कौशल। प्रभावी संप्रेषण कौशल, आपके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बच्चों को मोहने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे बच्चे जब एक बार आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप जो पढ़ाना चाहेंगे, जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा आसानी से खींच लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रभावी संप्रेषण कौशल। स्टेप बाय स्टेप चलना, कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम प्रीवियस या जो इससे पहले टॉपिक था उस पर हम लोग चर्चा वही किए थे। और नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा। वस्तुनिष्ठ क्यों बोला गया है? वस्तुनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ इसलिए बोला गया है कि जो भी छात्र हैं, छात्रों में भेदभाव आपको क्लास में तो नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए।
लेकिन क्लास में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके संप्रेषण को प्रभावित करेगा। तो वस्तु ऑब्जेक्टिव रहना है आपको। सभी बच्चे आपके चाहे कमजोर है चाहे तेज है, सब बराबर है आपके। और कर्तव्य आपके जो निर्धारित किए गए, जो भूमिका आपके निर्धारित किया गया है, जो रोल दिया गया है, उसको परफेक्टली क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ये शिक्षक के यदि चाहते हैं कि आप प्रभावशाली संप्रेषण करें या क्लास आपकी बहुत इफेक्टिव रहे, तो इन चीजों को आप पालन करना पड़े। दूसरा आता है आपका शिक्षक के बाद जो है वह संदेश, मैसेज जो हम दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं, वो कैसे होगा, उसको कैसे जाएगा। तो सेकंड है आपका संदेश से संबंधित। यहाँ मैसेज है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, पढ़ाने वाली चीजें हो सकती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। संदेश का क्रम उचित होना, सबसे पहला क्रम, क्रम का ध्यान रखना कि किस क्रम में इंफॉर्मेशन दे, कौन सी इंफॉर्मेशन पहले दे जानी है, कौन सा इंफॉर्मेशन बाद में दिया जाना है, कौन सा इंफॉर्मेशन एग्जाम से पहले दिया जाना है, कौन सा इंफॉर्मेशन बच्चे को जो है छुट्टी से पहले दिया जाना है, कौन सा इंफॉर्मेशन बच्चे को जो है कब दिया जा रहा है, ये क्रम निर्धारित होना चाहिए। संदेश, कौन सा संदेश कब देना है, यह क्लियर होना चाहिए। और इसमें सरल से, ख्याल रखिए, सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। इस क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो उनके आसपास है, जिसको वो देखे हैं, उससे जो चीज नहीं देखे हैं उधर सिद्धांतों की ओर बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग इसको डिटेल पढ़े हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जब पढ़े थे, शिक्षण अभिरुचि, इसको डिटेल पढ़े हम लोग। उसके बाद भाषा सरल होनी चाहिए, दूसरा इसका है भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा। ऐसी कठिन भाषा का उपयोग ना करें। आजकल क्या है, जो जितना कठिन भाषा का इस्तेमाल करता है उसको ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, या उसका प्रभावशाली कम संप्रेषण होता है, लेकिन वह संप्रेषण को हम सफल संप्रेषण नहीं मानेंगे। क्योंकि यदि आपकी भाषा सरल रहेगी तो बच्चा आसानी, स्टूडेंट है यहाँ, आपका उद्देश्य है जो चीज आप सिखा रहे हो बच्चा आसानी से सीख ले और सीख करके अपने व्यवहार में उपयोग कर सके। तो सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है इसका उचित प्रतीकों एवं प्रासंगिकता का उपयोग। उचित प्रतीक, किसी सिंबल की आवश्यकता है उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए, और प्रासंगिकता होनी चाहिए। याद रखिए, जो चीज आप बता रहे हैं ना वो मौजूद होना चाहिए, वो प्रासंगिक होना चाहिए, उस समय में वो मौजूद होना चाहिए। इसी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यदि संदेश आप भेज रहे हैं, वो संदेश क्या होना चाहिए, प्रासंगिक भी होना चाहिए। अब पता चले कि पीजी फाइनल वाले को, रिसर्च स्कॉलर को, पीजी वाले को पढ़ा रहे हैं, और हम जो है क्या पढ़ा रहे हैं, चलो भैया क ख ग पढ़ा रहे हैं, एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, तो प्रासंगिक नहीं है ना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस, चूंकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस चीजों को नहीं बता, संदेश जो आवश्यक है वो दिया जाए, ठीक। अब आते हैं शिक्षण विधियों का, मीडिया का उपयोग, इसके बाद उचित मीडिया का चयन किया जाता है, अनुकूल वातावरण। यहाँ वातावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित। वातावरण आपका छात्रों की बैठने की उचित व्यवस्था, छात्रों की बैठक व्यवस्था,
बच्चे ऐसे बैठने चाहिए, स्टूडेंट ऐसे बैठने चाहिए। अब पता चला आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने पे लगे हुए हैं, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन पीछे से कुछ चुभ रहा है, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाए। तो इसलिए छात्रों की बैठक व्यवस्था सही होनी चाहिए। दूसरा, कक्षा का अनुकूलन वातावरण। अनुकूल वातावरण मतलब भाई क्लास में सभी स्टूडेंट्स को प्रजातांत्रिक मतलब बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई प्रश्न पूछा जाता है पूछ ले आसानी से, कुछ बताना चाहता है बता दे, ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों की सीमित संख्या, ये हाँ थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, सीमित संख्या। अब पता चले कि एक शिक्षक 200 बच्चों को लेकर के बैठा है, क्या प्रभावशाली कम्युनिकेशन करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ होगा, कहाँ संदेश को पहुंचा पाएगा? तो संख्या सीमित होनी चाहिए। क्लास में फिक्स करना चाहिए कि यदि बहुत बड़ा हॉल है, ये एक टीचर पे 35 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है तो 50 स्टूडेंट, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यूजीसी का और एनसीटी का दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सीमित संख्या होनी क्लास, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल प्रभावी संप्रेषण। और प्रभावी संप्रेषण में कक्षा संप्रेषण, जिसमें शिक्षक का रोल सबसे बड़ा माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब ये प्रभावशाली संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कहां कहां बाधा उत्पन्न होती है, इसकी अलग एक क्लास है और उसको हम लोग कर चुके हैं या फिर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में होगी। तो प्रभावशाली संप्रेषण से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस क्लास को हम लोग कर लिए। और जो भी प्रश्न आपके यदि डाउट है तो आप मैसेज कर देंगे तो हम लोग उसको रिप्लाई कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।